नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 8 नरई इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय। इनका परिचय इस प्रकार है। आपका जन्म 1938 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी सुपरिचित साहित्यकार है। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे में रीडर के रूप में सेवा दे चुके हैं। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं ये रहीम दर दर फिरहीं, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजैं, बागे अनहद तूर, 10 डिग्री चैनल आदि। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों कि साहित्यकार मतलब जो अलग अलग प्रकार से लेख लिखते हैं या फिर अलग अलग जो पाठ है वो लिखते हैं और जो साहित्य से जुड़ी बातें जो लिखते हैं उन्हें कहते हैं साहित्यकार। और साहित्यकार के लिए आवश्यक है भाषा ज्ञान का होना, उसके लिए आवश्यक है सही शब्द रचना का होना और उसके अलावा उस विषय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान होना, और तभी उस साहित्य में जान आ सकती है। और ऐसे ही सजीव चित्रण करने वाले डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय अपने साहित्यों में किया करते हैं। अब हम जानेंगे इस पाठ का गद्य संबंधी कि ये गद्य क्या कहता है हमसे। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यह है यात्रा वर्णन। जैसे आप लोग कहानी पढ़ते हो बच्चों, उसमें सिर्फ कहानी होती है। नाटक जब रहता है तो नाटक का रूप वहाँ पर होता है, कविता है तो कविता का रूप। यहाँ पे जो पाठ है यात्रा वर्णन, मतलब पाठ तो है लेकिन इसमें जो यात्रा की गई है, जो सफ़र किया गया है, उसका वर्णन यहाँ पर खूबसूरती से किया गया है और इसलिए ये जो पाठ है एक यात्रा वर्णन पाठ है। यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ की विशेषता है। और यहाँ पर ये जो पाठ है इसमें यात्रा का वर्णन किया गया है। और जब हम बाहर जाते हैं, कभी आप लोग गांव गए होंगे या कभी आप घूमने गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा कि जब हम घर से बाहर इस प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं तो हम मनोहारी दृश्य देखते ही रह जाते हैं। बहुत सुंदर पेड़ पौधे हमको दिखाई देते हैं, अलग अलग पंछी हमको दिखाई देते हैं और जो नज़ारा है बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है और ऐसा लगता है कि मानो हम यहीं पर रह जाए, इस प्रकृति के संपर्क में रह जाए, इस प्रकृति की गोद में हम खेलें और हमें ऐसा लगता है कि हम कितना इस प्रकृति को निहारते रहें और अधिक देखते रहें, क्योंकि प्रकृति है ही इतनी सुंदर। तो जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि किसी हम स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन जब हम जाते होते हैं तब उस रास्ते के बीच में हमें कई प्रकार के पेड़ पौधे और सुंदर नज़ारे इस प्रकृति के देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसा ही सुंदर वर्णन डॉक्टर जो हमारे हैं उन्होंने, जो डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय उन्होंने किया है। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करने से पहले कठिन शब्दों को देख लें। सनई अर्थात छोटा पौधा जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है उसे कहते हैं सनई। आपने सुना होगा सन सुना होगा, है ना। तो जो है उसे कहते हैं सनई और ये छोटा सा एक पौधा होता है। फिर एक गढ़ही मतलब छोटा गड्ढा, दुर्दांत मतलब बेकाबू, दृष्टा अर्थात दूर दृष्टि वाला, जो दूर दृष्टि वाला होता है उसे दृष्टा कहते हैं। दुर्भिक्ष अकाल अभाव, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल या अभाव। सरपत मतलब सरकंडा, अव्यवस्थित मतलब बिखरा हुआ और अवस्थित मतलब टिका हुआ ठहरा हुआ। मृणाल मतलब कमल की जड़, मृणाल मतलब कमल की जड़।
कॉपिन अर्थात लंगोटी, कॉपिन अर्थात लंगोटी। मुहावरा इस पाठ में आया है जो इस प्रकार है, निहाल होना अर्थात आनंदित होना, निहाल होना अर्थात आनंदित होना। तो आइए अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। आपने बच्चों कई बार अपने घर में जब कोई सफ़र करता है तब वो एक्सप्रेस का नाम ज़रूर लेता है ना। जैसे हर एक का नाम होता है वैसे एक्सप्रेस के भी नाम होते हैं और इस एक्सप्रेस का नाम है महानंदा एक्सप्रेस। तो जो ट्रेन अलीद्वार से दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम है महानंदा एक्सप्रेस। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा, और ये जो महानंदा जो नाम है वो उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है और लेखक कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, इलाहाबाद। और जो आप देखते हैं कि रेलवे जो है आपको एक टाइम टेबल देता है, समय सारिणी देता है कि आप सही समय पे जो टाइम दिया है उस समय पे आप स्टेशन पहुंच जाए। और जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तब हमको सही समय पे ट्रेन मिल जाती है। तो हर ट्रेन का एक समय होता है और जो लेखक थे, जो महानंदा एक्सप्रेस का आगमन होने वाला था उसका समय था दोपहर 1:45 बजे। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है और हम ये भी देखते हैं कि ट्रेन का समय तो होता है लेकिन ट्रेन जो है अक्सर लेट हो जाती है, देर से आती है। और इस तरीके से यहाँ पर बात लिखी कि यह ट्रेन अक्सर मतलब कई बार ऐसा हुआ कि ये ट्रेन क्या हो गई, देरी से आई। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत। और वो कहते हैं कि जो बड़ी ट्रेन का रास्ता देना, जो महानंदा है वो क्या करती है, बड़ी ट्रेनों को रास्ता दे देती है, तो वो उसका स्वभाव है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ट्रेन रुकती है तो लेखक का स्वभाव है कि ट्रेन उतरकर क्या करें, वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कभी गांव गए हैं या फिर ट्रेन से आपने सफ़र किया है तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ट्रेन रुकती है स्टेशन पर तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फटाफट वहाँ से उतर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर घूमने लगते हैं और जैसे ट्रेन चलना शुरू होती है वो जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करते हैं कि ट्रेन छूट ना जाए। और इस तरीके से जो लेखक है उनको भी ऐसा ट्रेन से उतर कर प्लेटफॉर्म पे घूमना अच्छा लगता था और वे इस तरह से उनकी बोलते हैं कि फितरत है, ये मेरी फितरत मतलब ये मेरी आदत है कि जैसे ही ट्रेन रुकती है तो मैं भी क्या करता हूँ, प्लेटफॉर्म पर उतर जाता हूँ। महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई है। कहाँ है ST2 कोच? और आपने ये भी देखा होगा या हम आपको बताना चाहते हैं कि हर एक जो कोच होता है, मतलब हर एक जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसका एक नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेन के बहुत सारे डिब्बे होते हैं ना, कोच बोलते हैं जिसको। तो कई सारे कोच होते हैं और कोच के हर एक के नाम होते हैं, तब हम उसमें चढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन होता है ना ट्रेन में, तो जब हम उसमें चढ़ते हैं तो हमारे पास सीट नंबर होता है। कोच जो है उस डब्बे का जो नंबर है वो होता है और जो सीट है उसका नंबर होता है। तो इसके कारण यात्रीगण हैं उनको सुविधा होती है कि सही कोच में वो चढ़ जाए और सही स्थान पर जो उनका नंबर लिखा है उस सीट पर वो बैठ जाए ताकि किसी और को तकलीफ़ ना हो। अगर ये नहीं रहेगी सुविधा तो क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना। क्योंकि कोई भी कहेगा कि नहीं ये हमारा डब्बा है, हमारा कोच है, ये हमारी सीट है। तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए सभी को व्यवस्थित रूप से आरामदायक सफ़र के लिए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है ट्रेन का सफ़र, जब हम बहुत दूर जाते हैं तो हम ट्रेन से प्रवास करते हैं। तो इस समय इस यात्रा को सफल और सुखद बनाने के लिए उस जो कोच है उसका नंबर होता है और जो सीट नंबर वो भी होता है। तो वो कहते हैं कि कहाँ है AC2 कोच, AC2 कोच वे ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रह जाओगे। TTE AC2 के यात्रियों को AC3 में बर्थ दे रहे हैं। और क्या हो रहा है कि वो कहते हैं कि आप ढूंढते रह जाओगे क्योंकि TT क्या कर रहा है, AC2 के यात्रियों को AC3 में वो बर्थ दे रहा है। बर्थ यानी वही जो बैठने की जगह होती है ना,
उसे कहते बर्थ। तो वो बर्थ दे रहा है, वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। और जो लोग वरिष्ठ है, जिनकी ज़्यादा उम्र है, बुज़ुर्ग लोग जैसे हम कह सकते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर आप देखोगे ट्रेन में तो बर्थ जो होती है एक नीचे होती है और ऊपर सीढ़ियाँ होती है उसी अंदर, और सीढ़ियों से जो लोग हैं ऊपर चढ़ सकते हैं, उसके बाद और सीढ़ी होती है। तो इस प्रकार से जो अच्छे तंदुरुस्त लोग हैं वो ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, और इसलिए उनको नीचे की बर्थ देना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से वे कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है, यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। और वो कहते हैं कि बर्थ मिल गई बहुत बड़ी बात है, और ऐसा लगता है कि मुझे क्या मिल गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है, क्योंकि नीचे की बर्थ मुझे मिल गई है। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है, और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब। और जो लेखक है वो कहते हैं कि खिड़की के बाहर जब मैं देखता हूँ कांच से, तो देखता हूँ कि मेरा गांव वहाँ पर है, मेरा देश है, और ये बिंब प्रतिबिंब पर मतलब परावर्तन वहाँ मुझे दिखाई देता है। मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा। हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं दूरदृष्टि वाला हूँ। दृष्टा मतलब हमने देखा था ना, दूरदृष्टि वाला। तो वो कहते हैं कि मैं इन बिंब प्रतिबिंबों में अपने गांव शहर का दूर दृष्टि देखने वाला व्यक्ति हूँ। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है, और जो केले और अब केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। और वो कहते हैं कि वो जो ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी, एक जगह का नाम है जलपाईगुड़ी, जो कलकत्ता में है। तो वो इस तरीके से कहते हैं कि जो जलपाईगुड़ी है वो अब निकल चुकी है, और जो केले अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। तो वो कहते हैं कि जो उत्तर बंगाल जो है जलपाईगुड़ी, वहाँ पर वो केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच में गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पर हॉकर ने अनानास के टुकड़े दिए हैं, वे लगभग कच्चे थे। और आप देखते होंगे जब ट्रेन में सफ़र करते हो तो वहाँ पर बहुत से लोग अपने खाद्य सामग्री बेचने के लिए आते हैं, और उन्होंने देखा कि जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो हॉकर्स थे, जो बेचने वाले थे लोग, कुछ सामान जो बेच रहे थे खाद्य पदार्थ, तो उसमें अनानास के टुकड़े उन्होंने जब लिया तो वे देखा कि वे भी कच्चे थे। छल कहाँ नहीं उपस्थित है। और वे कहते हैं कि उन्होंने तो एक उद्देश्य से लिया था कि वो अनानास खाएंगे, लेकिन वो अनानास कच्चे थे, और कच्चे अनानास खाना तो मुश्किल काम है ना, क्योंकि हम कोई चीज़ कच्ची नहीं खाएंगे, पका हुआ फल खाते हैं। तो वहाँ पर वो कहते कि यहाँ पर भी मुझसे इस खाद्यान्न में भी क्या हो गया, छल हो गया। किशनगंज आ रहा है, बिहार का सीमांत स्टेशन। और वो कहते हैं कि किशनगंज जो बिहार का जो सीमांत स्टेशन है किशनगंज, वो आ रहा है। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति। और वो कहते हैं कि जो बंगाल से बिहार तक वो जा रहे हैं, सफ़र हो रहा है उनका, तो यहाँ पे मिली जुली संस्कृति, बिहार की संस्कृति अलग है, बंगाल की संस्कृति अलग है, दोनों की भाषाएं अलग है, दोनों का रहन सहन अलग है, और इस तरीके से वो कहते हैं कि मिली जुली संस्कृति बीच में हमें नज़र आती है। अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। और वो कहते हैं कि जो नेपाली है वो भी इसमें विद्यमान थे, और बड़ा अलग सा माहौल था, क्योंकि बंगाल के भी लोग हैं, बिहार के भी है, नेपाल के भी है, और एक अजीब सा एक अलग सा वातावरण वहाँ निर्माण हो गया है। कच्चे पक्के घर, झोंपड़े, बाड़ी, बांस की कोठियाँ। और वो कहते हैं कि हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे, कि किसी के मकान कच्चे हैं, कच्चे मतलब मिट्टी के हैं बने हुए, किसी के पक्के सीमेंट के पक्के मकान बने हैं, कहीं घर है अच्छे अच्छे, कहीं झोपड़े हैं, कहीं सिर्फ बाड़ी लगी है, कहीं पे सिर्फ बांस की कोठियाँ हैं। तो घर है, लेकिन सभी के अलग अलग प्रकार से अपने तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार बने हुए घर हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो घर है अलग अलग प्रकार से हैं, जैसे किसी के कच्चे पक्के मकान हैं, किसी के घर है, झोपड़े हैं, बाड़ी है,
किसी की बांस की कोठियाँ हैं। और इस तरीके से क्या हो रहा है, लेखक जो है वो उस दृश्य को निहार रहे हैं। कहीं आम कटहल केले, और वहाँ पर खास तौर पर उन्होंने देखा आम कटहल और केले। कहीं कहीं सुपारी और नारियल, उन्होंने कहीं पे देखा सुपारी है, कहीं पे नारियल है। धान और जूट के खेत, कहीं पे उन्होंने देखा धान लगी है, कहीं पे उन्होंने देखा कि जूट जो होती है उसके भी खेत हैं। कुछ पोखरों में जूट के बोझ पूरे बुंदेलखंडी में बह गए हैं। और वो कहते हैं कि कुछ जो है जूट पोखरों में जूट बोई गई है, जूट के बोझ बोए गए हैं। माटी पाथर से दाबकर बोझ को पानी में डुबोया गया है जूट को गलाने के लिए। और आपने देखा होगा जूट यानी सुतली, देखा है ना आपने सुतली, तो जो सुतली है वो जूट से बनती है, बस वही जूट है। तो उस जूट से जब कोई सामान बनाया जाता है, तो जब जूट निकाला जाता है तब उसको पानी में डुबोया जाता है, जो जूट है वो गल जाए और उससे वस्तुएं तैयार होने लगे। गलने पर ही रेशे उतरते हैं, और उसके रेशे उतरना ज़रूरी, क्योंकि जब कोई चीज़ बनाना है तो उसके रेशे चाहिए, जो रेशे बुनना पड़ता है, और वो रेशे उतरने के लिए ही उसको पानी में डाला जाता है। जूट को, रेशे ही तो जूट है, और जो रेशे हैं उसके वही क्या है, जूट है। जब वो पानी में डालते हैं तब वो क्या होता है कि वो जूट को गलाने लगता है, फिर रेशे निकलते हैं, और रेशे ही क्या कहलाते हैं, जूट कहलाते हैं। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मीलों में पहुंचते हैं। जब वो सूख जाते हैं, हाँ, जूट के रेशे जब सूख जाते हैं, तो जो रेशे के लच्छे हैं और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं, और मिलों से टाट, पट्टियाँ, बोरे, बोरियाँ तथा न जाने कितने आकार प्रकार में राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। और आपने बोरा भी देखा है ना, बोरा किससे बनता है, जूट से। जैसे हमने कहा सुतली जूट से बनती है, वैसे जो बोरे हैं, बोरियां हैं या टाट पतरी है, वो भी सब किससे बनते हैं, जूट से ही बनते हैं। दुर्भिक्ष के वक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। और इस तरीके से जब वो बोरे चढ़ते हैं तो कितने गौरवशाली लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बोरों के अंदर अनाज होता है। तो ऐसे अकाल अभाव में, अगर दुर्भिक्ष मतलब हमने देखा ना अकाल अभाव, तो उस समय अगर हम बोरों में अनाज देखेंगे तो हमको गौरवान्वित महसूस होगा। अन्न के बोरे, जो अनाज है इसी बोरों में रखे जाते हैं। जो आपने देखा होगा कि जब बोरे आते हैं चावल गेहूं के, तो वो बोरे किसके बने होते हैं, इसी जूट के बने होते हैं। तो एक गौरव का काम है कि जो अन्न है, जो अनाज है, जो हमारी भूख मिटाता है, हाँ, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, अनाज के लिए हम कार्य करते हैं ना, पेट भरने के लिए हम काम करते हैं, और वो जो अनाज है इन जूटों में ही आता है। जूट यानी जो बोरियां हैं जूट की, उसमें आता है। मेरे बचपन में गांव की गढ़ही के पानी में ऐसे ही सनई बेही जाती थी। और वो कहते हैं लेखक कि जब वो छोटे थे तब उनको बचपन की बात याद आती है कि जब मैं छोटा था तो ऐसे ही गांव के जो छोटे छोटे गड्ढे थे, उनमें जब पानी भरा रहता था तो उसमें सनई मतलब ये सन मतलब यही जूट उसमें रखा जाता था। अब न सनई रही न गढ़ही रही, लेकिन वो कहते हैं कि न अब जो सन है वो भी नहीं है, और छोटे छोटे गड्ढे भी वहाँ पे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि पूरा जो हमारा गांव है वो अब परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। गांव के दुर्दांत ने गढ़ही दबोच ली है। और वो कहते हैं कि जो गांव है उसकी दशा ऐसी हो गई है, हाँ, उसने बेकाबू, दुर्दांत मतलब बेकाबू, ऐसे बेकाबू हो गई है कि उसने जो गढ़ही थी, छोटे छोटे गड्ढे थे, उसी को दबोच लिया है। सन सुतली की रस्सियाँ स्मृतिशेष हो गई। और वो कहते कि जो सन और सुतली, हाँ, सुतली जो थी, जो जूट है, सुतली है, वो सिर्फ अभी हमारे सिर्फ स्मृति में रह गई। अभी सिर्फ हम याद करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें आज हमको देखने के लिए नहीं मिलती। तो बच्चों, आज की तासिका में बस इतना ही। इसी के साथ साथ हम आपको स्वाध्याय दे रहे हैं। वो स्वाध्याय आपको अपने नोटबुक में लिखना है सुंदर अक्षरों में। और स्वाध्याय इस तरीके से हैं। मौलिक सृजन, सड़क दुर्घटनाओं के कारण एवं रोकने के उपाय।
पर अपने विचार लिखो। यहाँ पे आपको लिखना है कि सड़क दुर्घटना क्यों होती है, उसके कारण क्या है, और वो लिखने के बाद में आपको अगला परिच्छेद लिखना है कि ये दुर्घटनाएं न हो तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो आप पहले लिखोगे दुर्घटनाएं क्यों होती है और बाद में लिखोगे कि इन दुर्घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं। इस पर आपको अपने विचार सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो इसका अगला भाग हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।